नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। कालका से समालका की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से शुरू हुआ। 28 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। 7 दिन तक चलने वाले बजट सत्र में पहले दिन काफी हंगामेदार रहा। बजट सत्र के दौरान सदन में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसी को लेकर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का बयान भी सामने आया। कुलदीप वत्स ने कहा कि बीजेपी सरकार वोटों की राजनीति कर रही है और इसी के साथ विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज आपको पता है पूरे प्रदेश में जो गवर्नमेंट है जेजेपी बीजेपी ये अपना विश्वास लोगों का विश्वास करके लोगों ने इसको बनाया था। आज लोगों की नजरों से लोगों की नजरों में उनका विश्वास खत्म हो चुका है। इसके लिए आज हम विश्वास लेके आए, विश्वास प्रस्ताव लेके आए। देखिए जो किसान की बात है, जिस किसानों ने इनको वोटें दी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले नारा देते थे कि भी हम एमएसपी लागू करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे। आज हमारे प्रदेश के किसान और देश के किसान पंजाब के भाई हरियाणा में नहीं जा सकते, हरियाणा के भाई दिल्ली में नहीं जा सकते। रोडों पर मारी जा रही हैं, रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, किसानों पे झूठे 307 के मुकदमे जींद के अंदर लगाए जा रहे हैं। तो ये किसान का विश्वास इनके प्रति खत्म हो चुका। युवाओं की जो बात थी, जो युवाओं की 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करते थे, आज सबसे ज्यादा देश में अगर वो कोई एक बात साबित कर दें, जो पूरा का पूरी जो अभिभाषण है उसके बारे में एक पॉइंट वो ये कह दें कि ये झूठ है। हर काम वो है जो सरकार ने किया और उसी की चर्चा जो है उसी को माननीय राज्यपाल जी ने अपने भाषण में कहा है और हर आदमी इस बात को महसूस कर रहा है। जहां पहली सरकार के बारे में जिस प्रकार के आरोप लगते थे, पक्षपात के आरोप लगते थे, चाहे डेवलपमेंट का था चाहे रोजगार का था, तो आज उस प्रकार का पूरे हरियाणा में कहीं चर्चा भी नहीं है उस बात की कि कहीं किसी के साथ हो रहा। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट की गई है और हरविंदर कल्याण जी ने जिस प्रकार से उसका सारा अनुमोदन भी किया है, तो स्पष्ट है कि सरकार ने उस प्रकार के काम किए हैं। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है कि 9.5 साल के बावजूद सरकार में जिस प्रकार का विश्वास पहले दिन था उसी प्रकार का, बल्कि उससे ज्यादा विश्वास जनता का आज भी सरकार के प्रति है। जहां हाउस के अंदर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, वहीं सरकार के प्रति बाहर भी उतना ही विश्वास है जितना 2014 में उसने व्यक्त किया था, वैसे ही विश्वास है और बल्कि उससे ज्यादा विश्वास है। हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश के लिए चुनाव समिति का गठन किया। इस समिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नायब सैनी और गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल है। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और कंवरपाल गुर्जर का नाम भी शामिल है। हरियाणा के लिए चुनाव समिति का गठन प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और साथ ही नायब सिंह सैनी ने घोषणा की। चुनाव समिति का गठन किया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में एक लिस्ट भी जारी की गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नायब सैनी ने घोषणा की। चुनाव समिति का गठन किया गया जिसमें कई नेताओं के नाम
शामिल है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। नायब सैनी ने घोषणा की है। वहीं चुनाव समिति का गठन भी किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नायब सैनी ने घोषणा की। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही मंगलवार को शुरू हो गई और पहले दिन विधानसभा में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपना अभिभाषण पेश किया। तो वहीं बजट सत्र से पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के अभिनंदन समारोह का ग्रामीणों को निमंत्रण दिया और इस दौरान ग्रामीणों ने अनिल शर्मा का फूल मालाओं और पगड़ी के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 1 मार्च को तोशाम की नई अनाज मंडी में होने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के अभिनंदन समारोह का निमंत्रण देने के लिए वो तोशाम क्षेत्र के गांव के दौरे कर रहे हैं और अभी तक करीबन 2 दर्जन से अधिक गांव का दौरा कर चुके हैं। ऊपर मोदी नीचे मनोहर, डबल इंजन सरकार, इतने काम कर रखे हैं विकास के, इतनी नीतियां हैं, देश के लिए काम हो रहा है, राष्ट्र के लिए काम हो रहा है, धर्म के लिए काम हो रहा है, संस्कृति के लिए काम हो रहा है और समाज के लिए काम हो रहा है, जिसके अंदर लगभग 20 से 30 स्कीमें ऐसी हैं जो गरीब उत्थान के लिए कार्यक्रम कर रही हैं, जो किसानों के हित में काम हो रहा है। तो सब जगह से बहुत ही उत्साह है और लोग बहुत ही आदर से इस बात का स्वागत करते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग यानी तन मन से लगे हुए हैं और पार्टी की नीतियों में भारी विश्वास है। किसानों के प्रदर्शनों के कारण पंजाब और दिल्ली के बीच के बॉर्डर पर सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे हरियाणा के कैथल में रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित हुआ। एक सप्ताह से जम्मू और जयपुर जाने वाली रोडवेज बसें बंद हैं। बसें अब केवल दिल्ली के बॉर्डर तक ही जा रही हैं और जिसके कारण रोडवेज को 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो गया। बता दें कि पंजाब के किसानों की ओर से दिल्ली कूच के आह्वान के तहत अंबाला के शंभू और खनौरी में दाता सिंह वाला बॉर्डर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने रास्ता बंद होने के चलते बॉर्डरों पर ही डेरा डाला और इसका असर कैथल रोडवेज पर पड़ा, क्योंकि 13 फरवरी से ही जम्मू और जयपुर जाने वाली बसें बंद हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, इस दिवाली पर जहां पूरा देश खुशियां मना रहा था, वहीं उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल अचानक धंस जाने से 41 मजदूर उसमें फंस गए। पूरे देश में मानो सन्नाटा पसर गया। हम सभी लोग सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आखिर सरकार की मेहनत और लोगों की दुआएं काम आई और 28 नवंबर की रात को सभी मजदूरों को 17 दिन बाद बाहर निकाल लिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे की पल पल की अपडेट ले रहे थे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहकर मजदूरों का हौसला बढ़ा रहे थे। दोस्तों, ये उन मजदूरों के आत्मविश्वास और ईश्वर में आस्था का ही नतीजा है जो सभी मजदूर सकुशल मौत के मुंह से बाहर निकल आए। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, हौसले बुलंद हैं और भगवान में हमारी पूरी आस्था है, तो कितना ही बड़ा मुसीबतों का पहाड़ क्यों न आपके सामने खड़ा हो, आप उसे आसानी से पार कर जाएंगे।
इस घटना से मुझे अमेरिका के एक मशहूर एथलीट और अमेरिकन एयरफोर्स के कैप्टन लुइस सिल्वी की कहानी याद आती है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। एक मिशन के दौरान प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण उनका जहाज समुद्र में क्रैश हो गया। लाइफ सेविंग बोट के सहारे वो और उनके 2 साथी 47 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे। आखिरकार उन्हें समुद्र का किनारा दिखा, लेकिन वहां जापानी फौज ने उन्हें कैद कर लिया, यानी आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। लुइस को जापान में कुल 4 अलग अलग युद्ध शिविरों में रखा गया, जहां उन्हें जापानी सैनिकों ने अमानवीय और असहनीय तरीकों से प्रताड़ित किया, उन्हें सजा दी। लेकिन लुइस को यह विश्वास था कि युद्ध एक दिन खत्म होगा और वो घर वापस लौट आएंगे। अपने इसी आत्मविश्वास के बलबूते पर उन्होंने करीब 2.5 साल तक जापानी फौज की यातनाएं सही। सन 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तब उन्हें रिहा किया गया। अमेरिका में उनका भव्य स्वागत हुआ। लोग आज भी उनके आत्मविश्वास और सहन शक्ति की मिसालें देते हैं। सिलक्यारा सुरंग में जिस तरह से हमारे मजदूरों ने एकता और आत्मविश्वास के सहारे मौत को मात दी, वो वाकई काबिले तारीफ है। किसी ने ठीक ही कहा है, मैं क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, मैं क्यों सोचूं कि अच्छा बुरा क्या होगा, आगे बढ़ता रहूंगा अपनी मंजिल की ओर। मिल गई तो ठीक है, वरना तजुर्बा तो होगा ही। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव विभाग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली। चुनाव आयोग के निर्देशों पर नए वोटर कार्ड बनकर तैयार हो गए। अब मतदाताओं तक नए वोट कार्ड पहुंचाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी हो जाएगी। चुनाव तहसीलदार नए वोटर कार्ड को लिस्ट कर पैक कर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं बता दें कि चुनाव अधिकारी नए वोटर कार्ड अधिकतर 18 वर्ष से अधिक युवाओं बनाए गए हैं, और जिसमें कुछ नाम परिवर्तन और जन्म तिथि परिवर्तन के वोटर कार्ड भी बनाए गए हैं। चुनाव अधिकारी नए वोटर कार्ड पाकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया से खुश नजर आए। और भिवानी जिला के गांव गंगाला निवासी रामनिवास शर्मा ने बताया कि उन्हें उनके नाम परिवर्तन का नया वोटर कार्ड मिला है। नया वोटर कार्ड बनवाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। का क्वालिफाइंग डेट मानकर जो हमारा रिवीजन का कार्य चला, जिसमें दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इसमें जो वोट बने हैं वो टोटल हमारे जिला भिवानी के 4 असेंबलीज के 4,56,639 हमारे मेल हैं और 4,05,634 फीमेल हैं, जो कि टोटल 8,62,273 वोट जिले में अब 2024 की जो नया इलेक्टोरल रोल आया है उसमें हैं। और अब जो नए वोट हमारे रिवीजन के दौरान बने हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार हम बाय पोस्ट वोटर के घर भेज रहे हैं, जिसका कार्य हमारे चुनाव कार्यालय के अंदर चला हुआ है। हाँ सर, चुनाव में ऐसा है, अभी नई लिस्ट हमारे पास जारी हो गई है और नए वोट है हम बाय पोस्ट भेज रहे हैं घर पे, और इसमें जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना कार्रवाई कर रहे हैं। किस प्रकार से सारी प्रक्रिया को कार्यरूप दिया जा रहा है? इसे अपने और भी अपने नज़दीक अपने वो कमेटी से भी बंदे बुलाए गए हैं और इसे जितना हो सके जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। कब तक डिस्पैच हो गया? ये कोशिश है हमारी इसी महीने लास्ट तक डिस्पैच करा देंगे। तो सर, नए जो कार्ड बने उनमें युवाओं के ज्यादा है या करेक्शन? इसमें युवाओं के तकरीबन ज्यादा हैं। नए वोट हैं, उनकी प्रक्रिया बीएलओ के द्वारा करवाई गई है। गांव में भी हम गए हैं। गांव गंगाड़ा से, गंगाड़ा स्वानी तहसील जी, जिला भिवानी का रहने वाला हूँ। वहाँ ये कार्ड लेना आया था मेरे घरवाली का, वो मिल गया जी मेरे को। नए कार्ड बन चुके? हाँ, बन चुका जी मेरा। कोई दिक्कतें आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई सर जी। चुनाव आयोग? हाँ, सही कर रहा जी, कोई दिक्कत नहीं आई जी। हाँ जी, मेरे कोई दिक्कत नहीं आई जी। रामनिवास शर्मा, गांव गंगाड़ा जी। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किसानों ने केंद्र का
प्रपोजल ठुकरा दिया। किसानों की 3 बड़ी मांगे हैं। एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, C2+50 फॉर्मूला लागू किया जाए और किसानों का कर्ज माफ किया। सभी राजनीतिक पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करें और केंद्र एक नया अध्यादेश लेकर आए और सभी राजनीतिक पार्टियां उसको वोट देकर उसे कानून बनाए। पंजाब सरकार भी अपना स्टैंड क्लियर करे, क्योंकि पंजाब के पहले 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद थी, अब 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कमर्शियल इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है। बता दें कि किसानों ने केंद्र का प्रपोजल ठुकराया है और किसान नेता ने ये जानकारी दी। बता दें कि लगातार पंजाब सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, ये कहा है। किसानों ने केंद्र का प्रपोजल ठुकराया। बता दें कि किसान लगातार दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हैं और अंबाला की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किसान, काफी संख्या में किसान यहां मौजूद नजर आ रहे हैं और लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने केंद्र का प्रपोजल ठुकराया है। वहीं बता दें ये जानकारी किसान नेता ने दी है और साथ ही पंजाब सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, ये भी कहा है। किसानों ने केंद्र का प्रपोजल ठुकराया है। किसानों ने केंद्र का प्रपोजल ठुकराया, किसान नेता ने ये जानकारी दी है। पंजाब सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, ये भी कहा है। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें देर रात किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई और 5 फसलों को एमएसपी देने की बात तय हुई, लेकिन इसमें तिलहन की फसलों को नहीं जोड़ा गया। चड़ूनी ने कहा कि हरियाणा में इन फसलों का महत्व है। जब तक इन फसलों को एमएसपी में शामिल नहीं किया जाता, तब तक हरियाणा के किसानों के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसले का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि इन फसलों में बाजरे का जिक्र नहीं किया गया और न ही किसी क्षेत्र का जिक्र किया गया। आज जो आंदोलन देश में चल रहा है, इसमें जो बातचीत हुई है, कल जो बातचीत हुई है, जिसपे सारे देश की आंखें थी कि शायद कोई हल निकलेगा, उसमें उन्होंने 5 फसलों पे आश्वासन दिया है कि हम इनको एजेंसियों से जो है वो खरीद करवाने की बात कर सकते हैं। हमारा उसमें कहना ये है कि 2 मुख्य फसलें पे चर्चा नहीं हुई। या चर्चा नहीं हुई है तो माननी नहीं है, चर्चा हुई हो तो माननी नहीं है। उनमें एक फसल जो बहुत अहम है वो है ऑयल सीड। ऑयल सीड पे कोई चर्चा नहीं हुई है और ऑयल सीड बहुत भारी मात्रा में पैदा होता है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, बाकी पूरे देश में भी होता है। और ऑयल सीड की वजह से खाने वाले जो तेल हैं वो बाहर से बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होते हैं। मानिए करीब 1 लाख करोड़ का तो हर साल हो ही जाता है, जो अपने देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है। और दूसरा उसका नुकसान ये हुआ कि जो गेहूं का एरिया था वो बदल के सरसों के नीचे चला, वो जो सरसों का एरिया था वो बदल के गेहूं के नीचे चला गया। गेहूं का उत्पादन फालतू है। खबर फरीदाबाद के 4 नंबर इलाके स्थित इनकम टैक्स ऑफिस की है, जहां कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खातों को फ्रीज किए जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। किसान, बता दें कि
कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार आज कांग्रेस को दिखाना चाहती है कि बीजेपी पार्टी कांग्रेस से लोकसभा चुनाव से पहले ही डर चुकी है और इसी को लेकर इस तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, वो चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो या फिर सीबीआई हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक जारी रहेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी यादव ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। साथ ही परीक्षाओं के प्रवेश पत्र 20 फरवरी से बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पहली बार 10वीं कक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव लाने का निर्णय लिया है और इसके तहत अब सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं के परीक्षार्थियों को थ्योरी व प्रैक्टिकल को मिलाकर 33% अंक होने पर पास किया जाएगा, जबकि पूर्व प्रैक्टिकल में अलग अलग 33% अंक लेने होते थे। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 26 मार्च तक आयोजित होगी, जिसमें 3,03,869 परीक्षार्थी भाग लेंगे और 12वीं कक्षा की परीक्षा 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित होंगी, जिसमें 2,21,484 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आज के दिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड फरवरी और मार्च में जो परीक्षाएं शुरू होने वाली है 27 फरवरी से सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हरियाणा ओपन स्कूल की, डीएलएड की, इनके जो एडमिट कार्ड्स है कल से जारी हो जाएंगे। सुबह से बच्चे स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आज मुख्य उद्देश्य है। साथ में ही हमने अपना पास फॉर्मूला जो है क्लास 10th में सेकेंडरी में इस बार उसमें सुधार लाया, उसको बदला है। तो इस बार जो पास फॉर्मूला ये रहेगा कि सेकेंडरी क्लास में 10th में जो 33 मार्क्स लेने होते हैं वो पहले दोनों में अलग अलग 33% मार्क्स लेने होते थे। इंटरनल असेसमेंट का जो 20 नंबर था उसमें से 33%। बता दें कि 10वीं में मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और 10वीं 12वीं की परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। 27 फरवरी 2 अप्रैल तक परीक्षाएं होंगी और साथ ही 10वीं में मूल्यांकन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। 10वीं 12वीं की परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। बता दें 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक ये सभी परीक्षाएं होंगी और 10वीं में मूल्यांकन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। दसवीं में मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और बता दें कि 10वीं 12वीं की परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।